वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम लोग सबसे पहले बुक पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक, सबसे पहले जो हम बुक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए। व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, उसका जो कॉन्जुगेट पार्ट होता है वो कैसा होता है, उसका जो आपका स्क्वायर रूट है वो कैसे निकलता है, उसका प्लेन में जो डायग्राम बनता है वो कैसे बनता है। तो इन बेसिक लेक्चर के लिए मैं आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा जल्दी ही। तो बेसिक के बारे में आप लोगों को थोड़ी जानकारी हो जाएगी। ठीक, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अपना एमएससी के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस वाला लेक्चर है वो मैं स्टार्ट करूँगा। मैं इस वाले पेपर में यूनिट वाइज नहीं चल पाऊँगा, क्योंकि यूनिट वाइज अगर मैं चलूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दूँगा सिलेबस। मैं चलूँगा चैप्टर वाइज। अगर किसी के पास बुक है तो आप बुक ले लीजिए, मैं चैप्टर वाइज चलूँगा। चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जाएगा, बहुत ही बढ़िया कंटेंट, प्रीमियम कंटेंट दिया जाएगा। जो कि तैयारी करना चाहते हैं आईआईटी जैम की, जिन्होंने ड्रॉप नहीं लिया, एडमिशन ले लिया है, अगर सोचते हैं जैम हो जाएगा तो आईटी से एमएससी कर लेंगे, तो उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है। और जो लोग सीएसआईआर नेट के तैयारी करना चाहते हैं, मैं नहीं कहूँगा नेट लेवल का मैं पढ़ाता हूँ, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मैं बेसिक पढ़ाता हूँ। बेसिक आपका कमज़ोर यदि है तो आपका बेसिक बहुत मजबूत हो जाए। ठीक, तो चलिए आज चलते हैं। सबसे पहली हेडिंग डालते हैं, व्हाट इज़ एनालिटिक फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एनालिटिक फंक्शन, जो आप लोग पढ़ चुके हैं। मैं नहीं कहूँगा कि आप लोगों ने बहुत पढ़ा ही नहीं है, कुछ नहीं पढ़ा है, कैसे आए हो, ये कुछ नहीं सर। मैं सिर्फ कहूँगा कि आप लोग पढ़ के बहुत कुछ आए हैं, लेकिन मैं पढ़ाना चाहता हूँ जो वो आप पढ़ें। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको एनालिटिक फंक्शन के बारे में जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे आज, वो है अपनी एनालिटिक फंक्शन। जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के जो कंटेंट है तो आपको कानपुर यूनिवर्सिटी के बेनिफिट के लिए जो पेपर हैं उन पे मिलते रहेंगे आप लोगों को। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं जीवित रहा, मेरी सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ अभी तक, तो मैं पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड करके जाऊँगा। ठीक, तो देखिए एनालिटिक फंक्शन होता क्या है, पहले मैं वो समझा देता हूँ। उससे पहले मैं बताता हूँ व्हाट इज़ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन। हम लोग फंक्शन पढ़ते थे एफ एक्स बराबर समथिंग एक्सप्रेशन इन एक्स। मैं लिख रहा हूँ समथिंग, क्या होता था, एक्सप्रेशन इन एक्स, यही होता था फंक्शन ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या होता है, समथिंग एक्सप्रेशन इस एक्स। तो वहाँ पे एक्स क्या होता था, एक्स एनी रियल क्वांटिटी होती थी। एक्स कोई क्या होती थी, रियल क्वांटिटी होती थी। अब जो डब्ल्यू एक फंक्शन है उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन या कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन होता है। जो डब्ल्यू होता था एफ डिपेंडेंट अपॉन एक्स प्लस आई वाई, जो जेड है वो क्या है, एक्स प्लस आई वाई को डिनोट करता है। उस डब्ल्यू में हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाता है द रियल पार्ट प्लस आयोटा ऑफ मैं सीधा लिख दूँ इमेजनरी पार्ट। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते थे, ए प्लस का आई बी के फॉर्म में, एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में, ए प्लस आई बी के फॉर्म में, जहाँ ए और बी क्या है, रियल कॉन्स्टेंट्स थे। तो यहाँ डब्ल्यू बराबर क्या आता है, डब्ल्यू बराबर आता है यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा आई, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, ये कहलाता है आपका कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, जिसको हम लोग जनरली लिखते हैं किसके हिसाब से, डब्ल्यू इक्वल टू एफ ऑफ जेड के हिसाब से लिखते हैं। ठीक, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है। ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज एनालिटिक फंक्शन के बारे में। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, मैंने कहा सिंगल वैल्यूड फंक्शन, अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन, आराम से समझिएगा, एफ ऑफ जेड in a domain D, the function f of z is said to be क्या, एनालिटिक फंक्शन is said to be एनालिटिक फंक्शन एट z बराबर a। देखिए एनालिटिक कंडीशन जब भी निकालेंगे तो किसी न किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालेंगे। तो पॉइंट पता होना चाहिए, हमने मान लिया z बराबर a क्या है, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, एट z बराबर है इफ़ देयर एग्जिस्ट एनबीटी को मतलब कहते हैं ना, क्या कहते हैं, नेबरहुड, z माइनस a लेस देन डेल एट ऑल पॉइंट्स
at all points of which f dash z exists। इसका मतलब क्या, पहले समझ लीजिए। एक हमारे पास फंक्शन होगा जिसका नाम है f ऑफ z। इसका नाम हमारे पास क्या है, f ऑफ z। f ऑफ z हमारे पास एक फंक्शन है और तुमसे कहा गया है कि ये जो फंक्शन है वो z बराबर a पर तब एनालिटिक होगा जब इसके NBD में, अब NBD में आपको दिखाता हूँ, NBD में दिखाता हूँ आपको, ओ सॉरी मैं NBD दिखाता हूँ आपको, ठीक। दैट इज़ दैट पॉइंट रिप्रेजेंट ए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल को, और ये जो डिस्क है ये बताती है z माइनस ए टू द मॉड लेस देन डेल, और ये जो है ये डॉटेड होता है, अगर इक्वल लगा होगा तो डार्क होगा, लेकिन ये डॉटेड है, मतलब इसके अंदर का जो सारा मटेरियल है, ये जो सारे पॉइंट है, इन पॉइंट्स पे ये ए के नाइबरहुड है, अगर इन पॉइंट्स पे एफ डैश जेड एग्जिस्ट कर रहा है, जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है वो एग्जिस्ट कर रहा है एट दीज पॉइंट्स, एफ डैश जेड एग्जिस्ट, then f of z is called f of z is called analytic function, f of z is called analytic function। तो एनालिटिक फंक्शन की हमारे पास एक डेफिनेशन है जिसमें कहा गया है एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होगा, वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन तभी एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा अपने डोमेन डी में, ये चीज़ याद रखिएगा, अपने डोमेन में ही कहलाएगा, डोमेन के बाहर नहीं कहलाएगा। वो डोमेन क्या है, दैट इज़ द डोमेन, किसी न किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एनालिटिक होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एनालिटिक होने का मतलब है कि उसके NBD के हर पॉइंट्स पे क्या होगा, वो एनालिटिक होगा। इसका मतलब वो जो है वो आपको एफ डैश जेड एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसका डेरिवेटिव हमेशा एग्जिस्ट करेगा। डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो वही लिमिट वाले फॉर्मूले से, वो आपका लिमिट वाला फॉर्मूला है जो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था, आप फिर BSc फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आए हैं, जहाँ भी डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट आता है वहाँ पढ़ के आइए, तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। दैट इज़ द एनालिटिक फंक्शन, ये छोटी सी बात है। अब बहुत लोग कहते हैं एनालिटिक फंक्शन तभी होगा जब वो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, कॉची-रीमान इक्वेशन पढ़ के आए हैं आप लोग। तो मैं बताना चाहता हूँ उन लोगों को, हम लोग अभी बाद को पढ़ेंगे, अभी प्रूव भी करेंगे सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन को, सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन फॉर द एनालिटिक फंक्शन। व्हाट इज़ द सफिशिएंट कंडीशन एंड व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन, कौन सी सफिशिएंट होती है और कौन सी नेसेसरी होती है, कि ये होगी तभी जाके होगा, और सफिशिएंट मतलब ये हो गया तो हाँ होगा। अगर मैं नेसेसरी की बात करूं तो आपको ये होना ही चाहिए, वो कौन बताता है, एफ डैश जेड। अगर ये होगा, ये होना ही चाहिए, मतलब एनालिटिक की बात करेंगे तो ये होना ही चाहिए, दैट इज़ नेसेसरी कंडीशन। बट फॉर द सफिशिएंट वी से दैट द CR इक्वेशन इफ इट इज सेटिस्फाइड देन वी नो दैट इज़ अ एनालिटिक फंक्शन। ये होती है बात, ये होती है बात, ठीक। अब करते हैं आगे बात पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, बहुत ज़्यादा। आगे वाली बात के हिसाब से जब हम चलेंगे तो हम बात करेंगे सिंगुलर पॉइंट की बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एक ऐसा पॉइंट है जो पूरी दुनिया हिला देता है। हाँ, ये एक ऐसा पॉइंट है सिंगुलर पॉइंट। बात क्या कहती है पहले समझो, ठीक। बात ये कहता है पॉइंट z इज इक्वल टू a is said to be सिंगुलर पॉइंट। ये क्या कहलाएगा, सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा ऑफ अ फंक्शन, किसका, ऑफ अ फंक्शन, किस वाले फंक्शन का, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन का कहलाएगा। कब कहलाएगा, इफ एफ डैश जेड नॉट डज नॉट एग्जिस्ट। थोड़ी आराम से समझिए, ये सिंगुलर पॉइंट तब कहलाएगा जब उसका डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे एग्जिस्ट ना करता हो। व्हाट इज द एग्जिस्टेंस, एग्जिस्ट करने का मतलब है व्हेन एफ डैश जेड नॉट डज नॉट गिव्स अ फाइनाइट रियल क्वांटिटी, a finite real number, or we can say that when it is tending towards infinity or minus infinity, the particular value does not exist, then we say that the point where the function is
is not differentiable, the first derivative does not gives a finite value, then this point is known as the singular point. कितनी बढ़िया बात है सर। इस वाले पॉइंट को क्या कहेंगे हम लोग, इस लो वाले पॉइंट को कहेंगे सिंगुलर पॉइंट। लेट अस सपोज दैट वी हैव टेकन एफ ऑफ जेड एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक, क्या लिया है 1/z माइनस का सॉरी। तो अगर मैं बात करूं एट z बराबर a, एट z बराबर a, f डैश z डज नॉट एग्जिस्ट। मैं ये कह सकता हूं कि f डैश z कभी भी इस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो z बराबर a इज सेड टू बी सिंगुलर पॉइंट। ये क्या कहलाएगा, सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। अब सोचिए आप लोग, कितनी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, ठीक। ये आप मत सोचिए ये आता नहीं है, अरे भैया इससे नेट में क्वेश्चन आते हैं, नेट में क्वेश्चन आते हैं इससे सॉरी। एनालिटिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो अपने डोमेन डी में डिफरेंशिएबल होगा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के नेबरहुड में, ठीक, तो वो एनालिटिक हो जाएगा। नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन की मैं थ्योरम पढ़ाऊंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगला जो मैंने टॉपिक बताया है वो टॉपिक बताया है आपको सिंगुलर पॉइंट का। सिंगुलर पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, जहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। फंक्शन डिफरेंशिएबल ना होने का मतलब है उस पॉइंट पे एफ डैश जेड कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, देन दैट पॉइंट इज नोन एज द सिंगुलर पॉइंट। कोई दिक्कत, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। इसके बाद जो हमारे पास बात आती है दैट बात इज सॉरी कॉन्जुगेट, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, दैट बात इज कॉन्जुगेट फंक्शन। अब देखिए कहाँ कहाँ से थ्योरी आपको आती जाएगी, मतलब इन थ्योरीज को जो हम कनेक्ट करेंगे तब जाके हमारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे, अन्यथा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले सर। बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर है, बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर है, बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर, मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखो भाई साहब कहते हैं कि एफ ऑफ जेड एक फंक्शन है, कैसा फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, इसको हम नहीं बताया था कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, भाई मैं लिख दिया, इज़ एन एनालिटिक फंक्शन। अब आ गई बात एनालिटिक फंक्शन की। मैंने क्या बताया एनालिटिक फंक्शन में, मैंने कहा अगर एफ जेड अपने डोमेन में एनालिटिक तभी होगा जब वो पर्टिकुलर किसी पॉइंट के नाइबरहुड में क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ये तो था ना, अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल तभी होगा जब पर्टिकुलर पॉइंट के नाइबरहुड में वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, एफ डैश जेड एग्जिस्ट करेगा। एंड बोथ u x, y and v x, y satisfies the Laplace equation। लाप्लास इक्वेशन किसी को पता है? पता है तो अभी अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हाँ मुझे पता थी, आपने आपके बताने से पहले ये लिख दो, ये लिख दो अगर पता है तो। पता होनी चाहिए बेटा, ऐसे नहीं काम चलेगा। द डेल स्क्वायर u इज इक्वल टू 0 एंड डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं ये कहूँगा दैट एफ ऑफ जेड इज़ अ कॉन्जुगेट फंक्शन। आराम से पढ़िए, सारे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। एफ ऑफ जेड कैसा होगा, कॉन्जुगेट फंक्शन। आप लोग क्या करिए, एक कॉपी बना लीजिए, वैसे ही जैसे ही मैं लिखाता चल रहा हूँ वैसे ही आप लिखते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, ठीक। ये कॉन्जुगेट फंक्शन है, क्या होती है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 बाई डेल वाई स्क्वायर का होल यू बराबर किसके होगा, 0 के। इसका मतलब क्या है, द डबल डेरिवेटिव पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, व्हेन इट इज बिकम्स 0 देन वी से दैट द फंक्शन इज कॉन्जुगेट फंक्शन। ये फंक्शन जो होगा वो कॉन्जुगेट फंक्शन होगा, ठीक। अगला टॉपिक आता है वो हमारे पास आता है हार्मोनिक फंक्शन का। वो आता है हार्मोनिक फंक्शन का। हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, हार्मोनिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, लाप्लास इक्वेशन यहाँ भी रहेगी थोड़ी सी। हार्मोनिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें कहा जाता है कि डेल स्क्वायर वाई डेल 2u इज इक्वल टू 0 और फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव
फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ u आर continuous and you satisfy the Laplace equation. ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा। ठीक, मैं सीधा ये वाली बात कहूँगा, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन जब करेंगे, क्योंकि एक्स और वाई दोनों का मतलब वेरिएबल का एक फंक्शन होगा ना, यू एक्स का वाई, इसलिए बताया यू एक्स का वाई है, मतलब यू डिपेंड करेगा एक्स और वाई पे, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, एक्स और वाई, और डिपेंडेंट क्या है यू एक्स का वाई एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स का वाई, डबल वेरिएबल फंक्शन है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव यू का कॉन्टिन्यूस भी हो, सेटिस्फाई कर रहा है लाप्लास इक्वेशन को, तो वो हार्मोनिक फंक्शन होगा, अन्यथा वो हार्मोनिक फंक्शन नहीं होगा। ठीक, वो हार्मोनिक फंक्शन होगा, अन्यथा वो हार्मोनिक फंक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक, अब मैं बात करूँगा एक छोटे से क्वेश्चन की, जिसमें हम बताना चाहते हैं द फंक्शन विच इज़ एनालिटिक और नॉट। देखिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें कहा गया एफ ऑफ जेड बराबर एक्स वाई प्लस आई वाई। तो मैं पहले क्या करूँगा, पूछ रहा है, इसमें कहा गया इज़ एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस बट इज़ नॉट एनालिटिक। कहा गया ये जो फंक्शन लिखा है एफ ऑफ जेड बराबर एक्स वाई प्लस का आई वाई, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस है हर जगह, बट एनालिटिक नहीं। प्रूफ करना है कि ये एनालिटिक नहीं है। तो मैं इसको कंपेयर कराऊंगा यू एक्स कामा वाई प्लस आई वी एक्स कामा वाई से। तो हमारे पास यू एक्स कामा वाई कितना आ जाएगा, एक्स वाई, और वी एक्स कामा वाई कितना आएगा, दैट इज़ वाई। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले डेवर यू अपॉन डेवर एक्स और डेवर यू अपॉन डेवर वाई। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद हो कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, याद रखिएगा फॉर्मूला यू एक्स कामा ज़ीरो माइनस का यू ज़ीरो कामा ज़ीरो डिवाइडेड बाई एक्स, ये होता है डेवर यू अपॉन डेवर एक्स का फॉर्मूला। इसमें लिमिट वाई टेंडिंग टूवर्ड ज़ीरो, ज़ीरो कामा ज़ीरो पे ही निकालना है, ज़ीरो कामा वाई माइनस का यू ज़ीरो कामा ज़ीरो डिवाइडेड बाई वाई, ये हमारे पास लिमिट्स हैं दो। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो यू एक्स कामा वाई है वो लिख लेंगे, यू एक्स कामा वाई क्या है, एक्स इंटू वाई एट वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। हमारे पास क्या आएगा, यू एक्स कामा ज़ीरो बराबर ज़ीरो, ज़ीरो आया, और एट एक्स बराबर ज़ीरो पे क्या आ जाएगा, यू ज़ीरो कामा वाई बराबर ज़ीरो, रखो ज़ीरो, और ज़ीरो को ज़ीरो रखेंगे तब भी कितना आएगा, ज़ीरो डिवाइडेड बाई एक्स, वैल्यू कितनी आएगी ज़ीरो, ज़ीरो माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई ज़ीरो, वैल्यू कितनी आएगी ज़ीरो। अभी तो ये आया कि डेवर यू अपॉन डेवर एक्स और डेवर यू वी अपॉन डेवर वाई, ये वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा चेक करेंगे अभी हम, ये जो हमने निकाला है वो निकाला है एट पॉइंट ज़ीरो कामा ज़ीरो। ठीक, ऐसे निकालते हैं। ठीक, ऐसे याद रहेगा आपको कि निकाला है मैंने ज़ीरो कामा ज़ीरो पे, बट ऐसे निकालना नहीं इस वाले क्वेश्चन में। हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ मैं, इधर से नहीं, ये पूरा पार्ट इरेज कर देता हूँ, ये पूरा पार्ट चला गया, बहुत सही। इस पूरे पार्ट को इरेज करने के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा नीचे चले जा मेरे भैया, हाँ यहाँ पे लूँगा वाई, यहाँ पे लूँगा एक्स, ज़ीरो नहीं लिखा। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स वाई माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई एक्स, ये कितना आ जाएगा, लिमिट लगी है, लिमिट लगा दूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे लिमिट ही नहीं लगाई है भाई साहब ने। तो यहाँ पे ये x जब आएगा एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स, तो एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी वाई। इसको जब सॉल्व करेंगे लिमिट वाई टेंडिंग टूवर्ड ज़ीरो एक्स वाई माइनस ज़ीरो अपॉन वाई, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स। ठीक, अब हम निकालेंगे जैसे ही ऐसे ही डेवर वी अपॉन डेवर एक्स, ऐसे ही निकालेंगे डेवर वी अपॉन डेवर वाई। तो इस वाले की जो डेवर वी अपॉन डेवर एक्स की वैल्यू आएगी वो ज़ीरो आएगी, और इस वाले की जो वैल्यू आएगी उसे वन कहेंगे, आएगी वन कहेंगे, क्या वन आएगी। इसी के कारण ज़ीरो वैल्यू आ रही, वन आ रही है, इसी के कारण ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यू जो सी आर इक्वेशन होती है यू एक्स बराबर वी वाई, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। सी आर इक्वेशन अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो मैं कहूँगा कि फंक्शन इज़ नॉट एनालिटिक इन अ डोमेन या एवरीवेयर। जीरो की बात करूँगा, ज़ीरो कामा ज़ीरो पे एनालिटिक शायद हो जाए अगर, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एवरीवेयर की बात करेगा तो वो एनालिटिक नहीं है। ठीक, तो ये हमारा लेक्चर था आज एनालिटिक फंक्शन के बारे में। एग्जांपल आपको समझ में आए तो उसको छोड़ दीजिए, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको दोबारा से समझा दूँगा।
ठीक, तो ये एनालिटिक फंक्शन के बारे में आपको जानकारी हो गई। तो आज का पहला लेक्चर एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का ख़त्म होता है यहीं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, मिलेंगे अगली क्लास में।